हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उस आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे, उसमें हम लोग सीडीपी का मैराथन क्लासेज का दौर शुरू हो चुका था, जिसमें हिंदी पेडागोजी का मैराथन मैंने करा चुका था। और इसके बाद से सीडीपी का फर्स्ट क्लासेज 6 दिसंबर यानी कल मैं उसको करा चुका था, उसका वीडियो अपलोड हो चुका था। डेली आपका चल रहा, उसी का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ना, पियाजे, व्यागोत्स्की, कोहलबर्ग, ये तीनों चीज़ों को पार्ट 2 में देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि सीडीपी के तीन पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। एक पहला जो अपलोड हो चुका है, दूसरा आज है, ये थोड़ा सा लंबा होगा, और एक इसके बाद से एक थर्ड बचेगा। तो वो 3 दिन में ख़त्म होगा। जो कल 8 तारीख है, तो 8 तारीख में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका वीएस पेडागोजी, फिर मैथ मैराथन, यानी मैराथन सीरीज ही आपको 14 तारीख तक मैराथन सीरीज ही आपका अपडेट होते चलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि मैंने ये जो कंटेंट तैयार किया है आपके लिए और मैंने जो इस पर मेहनत किया है वो आप के लिए फ़ायदेमंद तो हो ही, तो उसके साथ साथ आपके दोस्त को भी हेल्पफुल, काफ़ी हेल्पफुल है। और मैंने जो ये नोट्स बनाया ना, ये पूरा एक निचोड़ है। इतना ही अगर हम कैप्चर कर पाते हैं, इतना ही को अगर पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो सीटेट सीडीपी आपका जो है 27 से 28 नंबर नहीं गया है कहीं पे, वो आएगा ही आएगा। ये मतलब यहाँ से कहीं दूसरे जगह से आएगा नहीं, इतना में से ही काम आपका चल जाएगा। मैंने वही टॉपिक को लिया है जो एग्ज़ाम में भर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप आरपीसी 10 पॉइंट पे मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी करते हम लोग क्लास को अब शुरू करते हैं। जैसे आप थंबनेल देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि सीटेट 2020 पार्ट 3, इसमें संपूर्ण सीडीपी का जो सीरीज चला था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें पार्ट 2 में देखिए पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग, ये मुख्य वैज्ञानिक जो हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, इसी चीज़ को हम लोग इसमें डील करेंगे। आप ये देख रहे होंगे महामैराथन चल रहा था, पेपर कहीं से नहीं आएगा। तो उसमें सबसे पहले हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग जानने के पहले हमको कुछ पॉइंट जो था वो जानना ज़रूरी है, चूँकि हम इसके पहले पार्ट में हम बाल विकास पढ़ चुके थे, बाल विकास योजना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए इसी में देखते हैं आगे कि बाल विकास की अवस्था कितनी होती है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन भर के देते हैं। देखिए, बाल विकास की अवस्था जो होती है, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसे क्या होता है। सबसे पहला आपका जो होता है प्रसव पूर्व, प्री नेटल स्टेज, 9 महीने या 280 दिन। प्रसव पूर्व यानी जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया है उसके पहले, यानी प्री नेटल स्टेज को कहा जाता है, जो 9 महीने से लेकर 280 दिन तक, यानी 280 दिन के करीब में होता है। यहाँ से क्वेश्चन देता है। तो चलिए जानते हैं इसमें और आगे क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। तो देखिए, ये स्टेज जो होता है आपका शुरुआत ना, ये स्टेज आपका शुरुआत जो होता है, ये अवस्था माता के गर्भधान कंसेप्शन से शुरू होता है। ये शुरू कहाँ से होगा, ये कंसेप्शन से शुरू होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए गर्भ में दिया है, माता का यहाँ पे गर्भ है, माता का यहाँ पे गर्भ दिखाई दे रहा है आपको। ये तो गर्भ में ही क्या दिखाई देता है, वहीं से शुरू हो जाता है ये स्टेज जो होता है। ठीक, प्री नेटल स्टेज जो होता है गर्भधान से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं शुरू होता है। ठीक है, आप समझ पाए। पहला स्टेज जो था चाइल्ड अवस्था के विकास की अवस्था जो था, वो सबसे पहला है कि 9 महीने या 280 दिन का होता है, जो माता के गर्भधान से ही शुरू होता है। मतलब जब वो गर्भवती होती है उसकी माता, तभी से ये क्या होते हैं, शुरुआत होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे, और दूसरा स्टेज जो है वो है, दूसरा स्टेज जो है वो है इन्फेक्सी स्टेज, सहसावस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक चलता है, यानी 280 दिन के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद से वो 2 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसमें जो शिशु होगा ना, वो मूल रूप से
देखा जाए तो वो किस पे डिपेंड होगा, वो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, यानी वो माता पिता पे ही क्या करेगा, पूर्ण रूप से वो निर्भर रहता है 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और इसका व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक, मूल प्रवृत्ति आप समझ रहे हैं। इसमें देखिए ये 2 वर्ष में क्या होता है, इसमें तेज शारीरिक, फिजिकली, मानसिक अधिगम की अवस्था, लर्निंग इत्यादि ये होते हैं। ये जो और अवस्था ये जो होती है 0 से 2 वर्ष तक, ये क्या होती है, ये फिजिकली रूप से। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। और इसमें हम देखेंगे ना तो इसमें हमारा ये तेज शारीरिक, फिजिकल जो होगा, मानसिक होगा, मेंटल अधिगम की अवस्था, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये बढ़ने लगते हैं काफ़ी चीज़। और इसमें नैतिकता का अभाव होता है। ये 0 से 2 वर्ष का रहेंगे तो इसमें इसको नैतिक के बारे में क्या पता होगा, बच्चे को क्या लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो तो माता पिता पे, मूल प्रवृत्ति पे क्या है, डिपेंड है। तो वो क्या जाना कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसमें फिजिकली, मानसिक और अधिगम की अवस्था जो है ना, ये काफ़ी तेज होता है, तीव्र होता है, याद रखेंगे ये पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा कौन सा अवस्था होता है, तो तीसरा देखिए अर्ली चाइल्ड स्टेज होता है, पूर्व बाल अवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं। आप सीटेट में देखिए, सीटेट में अजीब तरह तरह का हिंदी रहता है, जिसको आप याद नहीं रख सकते हैं तो आप उसको अंग्रेजी का अंग्रेजी याद रखिएगा, ये जल्दी याद रहेगा। अर्ली चाइल्ड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, ये 2 से 6 वर्ष यानी 2 से 6 वर्ष तक होता है। और इसमें क्या होती है, इसमें बच्चा जो होता है इसके अंदर जिज्ञासा जो होती है बहुत ज़्यादा होता है। और टॉय एज होता है, इसको खिलौने का एज भी कहा जाता है। जैसे ये बच्चा है, देख लीजिए यहाँ पे, इसको जिज्ञासा है किसी चीज़ को, वो तोड़ेगा, जानेगा कि क्या है आखिर, इसको तोड़ दें, तोड़ ताड़ के पूरा रख देगा, यानी जिज्ञासा उसको रहती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। टॉय एज इसको बोला जाता है, पूर्व बालावस्था को। और इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मक खेल वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, जिसमें कल्पनाशीलता यानी जिसमें कल्पना किया जा सकता है, कोई भी चीज़ को किस चीज़ के लिए कल्पना कर सकें, नहीं ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। और प्रतीकात्मक खेल जो होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें वो एक्टिव रूप से भाग लेता है, यानी बहुत तेज़ी से वो खेलता है। जैसे जंपिंग हो गया, खेलना हो गया, टहलना हो गया, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, और काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव भी रहता है। ठीक, अब इसमें देखिए भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण। और भाषा, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं, बताते हैं, वो जिस वातावरण में रहता है उस भाषा को बहुत जल्दी ही क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत जल्दी ही उससे ऑब्जर्व करने की क्षमता विकसित हो जाती है। किस एज में, 2 से 6 वर्ष में, पूर्व बालावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब अगला देखेंगे, इसमें अगला जो है, अगला है चौथा, मध्य बालावस्था, जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। मध्य बालावस्था, मिडिल चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, जो 6 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें देखिए आरंभिक स्कूल की एज हो जाती है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो इसका एज जो होता है वो क्या हो जाता है, स्कूल की एज की हो जाता है, वो स्कूल में जाने लगता है। और ये सबसे गंदी अवस्था होता है, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे गंदी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, खेलों की अवस्था भी इसी को बोला जाता है, गेम स्टेज इसी को बोला जाता है, किसको, मध्य बालावस्था को। और संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति इसमें लेकिन होती है। एक अच्छा पॉइंट इसमें है कि इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति जो रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। स्टोरेज किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी वो क्या करता है, अपने अंदर एब्जर्व करके रख लेता है, स्टोरेज यानी वो कर लेता है। ताकि आप ये समझे होंगे चौथा अवस्था। अगला देखते हैं, और इसे देखिए, इसे टोली का समूह भी कहा जाता है किसी को, इसी अवस्था को इसे टोली का समूह, गैंग एज इसी को कहा जाता है। इसमें जितनी भी शरारतें होती है ना, तोड़ फोड़ करना, मारामारी करना, जितनी भी शरारतें होती है, सारी चीज़ इसी में होती है। इसलिए हम लोग को टोली का समूह या गैंग की अवस्था भी इसको हम लोग कहते हैं। और इससे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड, इसको यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन सीटेट में आता है। ये लीजिए, लाइट कट गया, लाइट जा चुकी है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसे अनोखा काल कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल थिंकिंग जो होता है ना, इसकी अवस्था ये क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट जो है वो है किशोरावस्था।
चौथा जो होता है वो होता है आपका किशोरावस्था, 11 से 18 वर्ष तक, एडोलेसेंस एज इसको बोलते हैं। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। इसमें बच्चा जो होता है ना वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और बच्चा जो होगा ना उसमें परिवार को क्या करेगा, परिवार जाए बाहर में, वो अपने दोस्त से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दोस्त की राय लेगा, उसी को महत्वपूर्ण देता है। और इससे जीवन की सबसे कठिन काल हार्ड टाइम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। सबसे कठिन काल यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी इससे कहा जाता है। क्योंकि इसमें ना ये बच्चे जो होते हैं स्ट्रगल करने लगते हैं, तनाव रहने लगते हैं, आंधी तूफान जैसे चीज़ को रहेंगे, उलझन में फंसे रहेंगे। ये सारी अवस्था जितने भी होते हैं इसी में होते हैं, किशोरावस्था में 11 से 18 वर्ष में ही होते हैं। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, और ये किसी भी चीज़ के प्रति यानी गर्ल्स के तरफ ज़्यादा एक्टिव होने लगेगा। आकर्षण की क्षमता जो होगा ना वो बढ़ने लगेगा, यानी इसमें प्रेम की भावना भी जगने लगेंगी। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं या प्रोजेस्टेरोन, जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है और स्त्री में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, वो रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें रिलीज होने लगता है इसी एज में। वो सारे यौन संबंध वाले जितने भी अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो पूरे एक्टिव हो जाते हैं, और एक दूसरे के प्रति इसमें बच्चा और बच्ची जो होते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षक में वो आ जाते हैं, वही विषम लिंगी आकर्षक होने लगते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए इस अवस्था में, और इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अमूर्त चिंतन, ऑब्जेक्ट थिंकिंग के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें इस अवस्था में वीर पूजा की भावना भी होती है, यानी वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं कि नहीं मैं वीर हूँ, और या वीरों जितने भी वीर हो गए उनकी भावना, पूजा की भावना होने लगती है कि नहीं ये हमारे काबिल है, ये एक्टिव हैं और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो उसके एक्टिव ये हो जाते हैं। तो इससे अमूर्त चिंतन भी बढ़ जाता है और पूजा हीरो वर्शिप की भावना भी जगने लगती है। अब आगे आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है जीन पियाजे। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी इसमें मैं ले लिया। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे, और ये स्विट्जरलैंड के थे। वैज्ञानिक कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के ये वैज्ञानिक थे। इसमें देखेंगे पियाजे का क्या मानना है, पियाजे ये मानते थे कि पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आने लगता है, जैसे जैसे वो मतलब ग्रोथ करने लगेंगे, जिन के प्रति उनका दिमाग यही होने लगेगा, तो वो किसी भी वस्तु को अपने दिमाग में क्या करेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में कंसेप्ट में बना देते। तो इसमें बच्चा जो होता है ना वो कंसेप्ट उस वस्तु के बारे में अपने दिमाग में ही क्या करता है, कंसेप्ट बना लेता है, उसको बना लेता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे है। जैसे आगे देखिए, और इस मैच्योरेशन का मतलब इसमें क्या होता है ये जान जाएंगे पहले। मैच्योरेशन आगे देखिएगा, इसमें परिपक्वता आनुवांशिक रूप से बायोलॉजिकल चेंज होना मैच्योरेशन कहलाता है। आनुवांशिक रूप से जो भी बायोलॉजिकल चेंज होता है उसको हम लोग मैच्योरेशन कहते हैं। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, यानी ये जो होता है आनुवांशिकता से क्या होता है, रिलेटेड होता है। कौन, ये परिपक्वता जो होता है मैच्योरेशन होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे जैसे हम लोग किशोरावस्था की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैच्योरिटी क्या होती है, बढ़ते जाती है, आते रहती है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान, अब पियाजे क्या बताए थे कि इनके अकॉर्डिंग बच्चे जो होंगे ना सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे का मानना ये था ना कि बच्चे जो होते हैं ना, चाइल्ड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यानी ज्ञान का निर्माता सक्रिय करते हैं और सिद्धांतों की रचना करते हैं, और नन्हे वैज्ञानिक भी इसको कहा जाता है। बच्चे को इन्होंने माना था। देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट के प्रकार में अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। अब देखिए ये सीटेट में ये पॉइंट डायरेक्ट उठा के पूछता है कि पियाजे जो थे ना, तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग जो होती है ना एडल्ट से अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है अलग होगी, बड़े लेवल का सोचेगा, ये छोटे लेवल का सोचेगा, लेकिन क्वांटिटी में नहीं होता है, क्वांटिटी में नहीं होता है, लेकिन वो प्रकार में अलग होता है, काइंड में होता है। यानी
क्वांटिटी में नहीं लेकिन क्वालिटी में ज़रूर होगा। और बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करते हैं, और इन्होंने देखिए बताया था कि इन्वायरमेंट से ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और अंतःक्रिया यानी इंटरपर्सनल कनेक्ट करके वो प्रोग्रेस करते हैं, यानी आगे की तरफ वो बढ़ते हैं। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग कुछ जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट था जो मैंने लिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट क्या थे। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखिए अनुकूलन था, अनुकूलन एडेप्टेशन। इसको वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। देखिए अनुकूलन किसको बोलेंगे, जैसे हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके अनुरूप हम ढल गए, उसको अनुकूलन कहा जाएगा। एडेप्टेशन उसको कहा जाएगा। अब आप समझे होंगे एडेप्टेशन। और जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अजय मैं आपको सीटेट सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया, और आप इसके अकॉर्डिंग, चूँकि सीटेट का एग्जाम है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या हुए, इसमें ढल गए। वीडियो को देखें कि आरपी सीटेट पॉइंट पे सीडीपी का मैराथन चल रहा है, आर के पल वहाँ पे पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे क्लास है, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना और वो आप वैसे ही इन्वायरमेंट पे क्या हुए, ढल गए, तो ये अनुकूलन कहलाएगा। और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, दो तरह की होती है। पहला होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन इसको बोलेंगे। पहला था एडेप्टेशन, ये है एसिमिलेशन। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। यानी पूर्व मतलब पहले का ज्ञान जो है उसको जोड़ दिए नए ज्ञान के साथ, तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे एक बच्चा जान गया कि ये 4 टांगों वाला डॉग जो है वाइट कलर का होता है, लेकिन आगे इसी में देखा, इसी पहले इसको पता था कि हाँ ये वाइट कलर का ही होता है, बाकी कुछ नहीं जानता था। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको पता चलेगा नहीं ये पीले कलर के भी होते हैं, कुत्ते जो होते हैं सेम चीज़ है, लेकिन पीले कलर के होते हैं, काले कलर के भी होते हैं, भूरे कलर के भी होते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान से ही जोड़ के क्या किया, नए ज्ञान को जोड़ा, नया ज्ञान जाना, तो यही आत्मसातकरण कहलाता है। आगे इसी में देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, समायोजन। आत्मसातकरण या दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है समायोजन। समायोजन किसको बोलेंगे, तो देखिए ज्ञान में परिवर्तन को मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता था। जैसे इसको ये पता था, ठीक, लेकिन ये ज्ञान में इसका क्या हुआ, मॉडिफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज था, यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, तो उसके साथ परिवर्तन करके मॉडिफाई करना और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना जो होता है वो समायोजन कहलाता है। जैसे देखिए ये इसको पता था कि नहीं 4 वाले केवल कुत्ते ही हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आगे गया ये तो देखा कि अरे ये तो बिल्ली है, ये क्या है, ये भी 4 पाँव की है, लेकिन इसका प्रजाति अलग है। फिर यहाँ पे देखिए अरे ये भी तो बिल्ली ही है, लेकिन इसका कलर क्या है, अलग है। तो अब वातावरण के साथ ही क्या किया, तालमेल बैठाया, पूर्व ज्ञान को जोड़ के ज्ञान में जो परिवर्तन हुआ था उसके अकॉर्डिंग। और इसको ये पता चला कि नहीं डॉग भी 4 पैर के होते हैं और कैट भी क्या होती है, 4 पैर की होती है, और इनके भी कलर अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको हम लोग समायोजन कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे इसी का है संतुलन। संतुलन मतलब बैलेंस करना, आप जानते ही हैं। तो देखिए इसके द्वारा बच्चा आत्मसंकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बैलेंस कायम करता है। ये क्या करता है, संतुलन या समाधान, इक्विलिब्रेशन, मतलब जो चीज़ें इन्हें मिला था, दो चीज़ें आत्मसातकरण और समायोजन, इसकी प्रक्रिया को ये क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। ये देखिए स्कीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सीटेट ने। देखिए स्कीमा सूचना को संगठित, ऑर्गेनाइज और प्रतिपादित इंटरप्रेट्स करता है, इसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। मतलब कोई भी सूचना है उसको क्या करेगा, पहले स्टोरेज कर लेगा और स्टोरेज करके फिर प्रतिपादित कर देगा, मतलब दूसरे में वो ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसको हम लोग स्कीमा कहेंगे। अगला देखते हैं, इसी में देखिए, इसी में बताए थे कि मानव शिशु में स्कीमा के प्रति प्रतिक्रिया जन्मजात बर्थ होती है। मानव में जो होता है ना प्रकृति ये स्कीमा की, वो क्या होती है, जन्मजात होती है, मतलब शुरू से ही सारी चीज़ को जानते आता है, जन्मजात से ही उसके पास ही परिपक्वता आती है। ऑर्गेनाइजेशन देखिए संगठन, अब इसके अकॉर्डिंग पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। मतलब ये जो स्कीमा था, जैसे ये पता चला उसको क्या किया, ऐड करते गया, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, संगठन एक कहेंगे। अगला देखेंगे, अब इसकी स्टेजेस हैं, जो मैंने इसका हेडिंग छू चुका है, पियाजे के स्टेज। पियाजे के स्टेज जो है मुख्य रूप से 4 तरह के पाए जाते हैं। तो पहला स्टेज जो है वो देखेंगे, पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें क्या करता है, बच्चे जो होते हैं ना, ज्ञानेंद्रिय आपके 5 तरह के होते हैं, आपको पता है, आँख,
फिर आपका नाक, कान, जीभ और फिर आपका स्किन, ये पांचों सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन इसको बोलते हैं। तो इसी के माध्यम से क्या करता है, ये सीखता है, इसलिए इसको सेंसिटिव मोटर स्टेज भी कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छुपी वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे एक बॉल लिए, इसमें बच्चा क्या करता है, 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है, किसी वस्तु अस्थायित्व को वो अपने अकॉर्डिंग जान लेता है। जैसे उसको हम छिपाना स्टार्ट किए, जैसे यहाँ पे बच्चे को देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, पूरे बॉल ले लिए, बॉल को छिपा दिए, और वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं यहाँ पे वस्तु रखा गया, वहाँ पे बॉल रखे हैं, और उसको जाके वो क्या करेगा, ढूंढ लेगा, छिपी हुई वस्तु को भी वो ढूंढ लेगा अपने दिमाग से, यानी उसकी छाप बनाना शुरू कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। याद रखेंगे संवेदीपेशीय अवस्था में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आने लगता है, और बच्चे छिपी वस्तुओं को भी क्या करता है, ढूंढ लेता है, और किसके माध्यम से, वो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से। आइए अगला जानते हैं दूसरा, इसका दूसरा स्टेज जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है। याद रखेंगे ये, देखिए यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। 2 से 7 वर्ष का होता है। बच्चा क्या करता है, ऐसी अवस्था होता है कि बच्चा तो सामान को देख पाएगा, चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई भी क्रिया उस पर नहीं कर पाता, मतलब बना ही नहीं पाता है, कुछ भी काम वो कर नहीं पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है, लेकिन सिंबल जो होता है ना, उस चीज़ को ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसमें निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल, सब सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। जैसे क्या, साइकिल का नाम सुना, उसके माइंड में एक साइकिल का इमेज बन जाएगा, कल्पना कर लेगा। जैसे एक है कि चिप्स है, तो चिप्स के बारे में वो कल्पना कर लेगा, चिप्स ऐसे। ये पेंसिल है, तो पेंसिल के बारे में वो कल्पना करना स्टार्ट करे। तो इस स्टेज में सिंबल को यूज करने में बच्चा जो होता है, क्या होता है, निपुण हो जाता है। और इसी देखिए, इसी स्टेज में क्या है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल बिहेवियर की क्षमता भी आ जाती है। वो टारगेट बना लेता है कि नहीं, हमको ये चीज़ें इस समय पे कर लेना है, टारगेट आ जाता है, इसी स्टेज में आ जाता है, दूसरा अवस्था में। इससे देखिए, इससे कुछ रिलेटेड चीज़ हैं, जिन्होंने रिलेटेड चीज़ है, जो स्टेजेज आपका हो गया, 2 स्टेज हुआ है, 2 स्टेज में ही कुछ रिलेटेड चीज़ है जिसको हम जानेंगे क्या क्या था इसमें। तो इसमें देखिए, एक है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू करे कि जो वो कर रहा है, वो सोच रहा है वो सब ठीक है, तो उसको हम लोग अहम केंद्रित कहते हैं। मतलब इसमें बच्चा सोच रहा है कि हम जो कर रहे हैं ना वही सही है, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए, तो उसको अहम केंद्रित कहा जाएगा। फिर एक जीवाद आया था, इनमें एनिमिज्म, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, इसको पता ही नहीं है बच्चा को कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इसका अंतर वो पता नहीं कर पाता, उसको जीवाद कहेंगे। अपलटावी का गुण भी इस स्टेज में नहीं आता है। देखिए, इसमें बच्चा वस्तुओं की समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक ये गिलास रखा हुआ और इसमें कोई चीज़ है, ठीक है, तो इसमें समस्याओं को वो समझ नहीं पाएगा, ना ही पलटना सीखेगा कि इस समस्या से इसमें कैसे हल निकाला जाए, वो नहीं समझ पाता इस अवस्था में, यानी अब पलटावी गुण नहीं आता है। चौथा इसमें जो होता है वो देखिए, मुद्रा संप्रदाय, भार, ऊंचाई, क्लासिफिकेशन की योग्यता के आदि के कंसेप्ट की कमी से इस अवस्था में होती है। कंसेप्ट की कमी क्या होती है, इसी अवस्था में होती है, और वो मुद्रा के बारे में नहीं जानता है। जैसे अगर हम उसको सिक्का दें और नोट दें, तो वो क्या करेगा, ये कागज़ को चूज करेगा, न कि सिक्का को चूज करेगा, सॉरी सिक्का को चूज करेगा नहीं कागज़ को, सिक्का उसको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं मालूम है कि हाँ इसमें ये 100 रुपये लेने से क्या फ़ायदे हैं और सिक्के से क्या फ़ायदे हैं, और इसमें वो नाप जोख का भी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाता है। जैसे इसमें कैसे कैसे ऊँचाई बढ़ती है, देखिए कमी है, यहाँ फर्स्ट, फिर शुरुआत किया, फिर शुरुआत किया, फिर शुरुआत किया, और आगे ये ग्रोथ करते जाते हैं इस अवस्था में, लेकिन कंसेप्ट की कमी आ जाती है, वो सीख नहीं पाता है। पांचवा इसका जो पॉइंट है वो है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। केंद्रीकरण का मतलब समझ रहा है बीच में, एक समय पर मैं किसी केवल एक वस्तु पर विशेष अध्ययन करेंगे प्रवृत्ति को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, केंद्रीकरण करते हैं। जैसे मैंने पढ़ा रखा है या मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपना चीज़ों को रख रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ, बक रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और पे है, तो केंद्रीकरण नहीं हुआ, सेंट्रेशन नहीं हुआ। तो किसी भी एक वस्तु पर केवल एक ही वस्तु पे
अस्थायित्व करना, विशेषतः ध्यान दे पाना की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारा कहलाती है सेंट्रेशन। ठीक है। अब संरक्षण देखेंगे, यहाँ पे 2 ग्लास रखा हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसकी समझ नहीं पाता। जैसे हम शेप को चेंज करेंगे तो उसमें क्वालिटी में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है क्योंकि उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला पॉइंट इसका जो है वो है 7वां पॉइंट, क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तु तथ्यों का उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। जैसे अभी यहाँ रख दिया छोटा, फिर बड़ा रख दिया, फिर बड़ा रख दिया, फिर उससे छोटा रख दिया, फिर उससे छोटा रख दिया, तो इस सीक्वेंस में मतलब क्रमबद्धता इसको करने इसमें नहीं आता है। तो ये स्टेज है। अगला स्टेज देखेंगे इसका तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेके कहाँ तक चलता है, 7 से 11 वर्ष तक ये चलता है। बस याद रखें, कभी कभी बस पूछ देता है। इसमें देखिए, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उनका चिंतन भी करना शुरू कर देता है। इसमें क्या होगा, बच्चा देखेगा किसी चीज़ को ना, तो देखकर ही कुछ कहने लगेगा, उस पर चिंतन करना वो शुरू कर देता है। इस अवस्था में आप पलटावी, जीव मुद्रा, भार, संरक्षण, क्षमता, योग्यता आदि का गुण आ जाता है। और इसमें किसी चीज़ को पलटने के लिए, किसी बात को बताने के लिए जीवयाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता को ये क्या करता है, आसानी से जान जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से लेके 11 वर्ष तक। अगला चौथा इसमें जो देखेंगे वो है औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष की अवस्था। ये देखिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सबसे उत्तम अवस्था यही होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त थिंकिंग करने में लग जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। और इसमें एक चीज़ आने लगती है, निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकर। इस बच्चे में नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा को अगर कोई हम नियम बता दिए तो उस नियम पे क्या करेगा, तर्क करना सीखना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब ये पियाजे, आई होप आपको समझ में आएंगे। पियाजे खत्म हुए। अगले वैज्ञानिक जो हैं उनको हम लोग जानेंगे किसके माध्यम से, उनको हम लोग जानेंगे। अब अगले वैज्ञानिक जो हैं वो हैं कोहलबर्ग साहब, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये वैज्ञानिक जो थे अमेरिका के थे, साइकोलॉजी थे अमेरिका के, और साइकोलॉजी थे अब अमेरिका के। इन्होंने देखिए हुआ क्या था, एक हिंज की कहानी थी जिसपे बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे किसी ने ये क्या किया था, ये डॉक्टर बनाया था इसी के लिए, और बोला गया था कि इसी दवा से ये क्या हो सकती हैं, इसकी वाइफ जो थी वो बच सकती है। हिंज ने ऐसा बताया, दवाखाना बताया कि यही एक इंजेक्शन है या एक दवा है जिससे तुम्हारी वाइफ बच सकती है, जो पैसे की वजह से डॉक्टर उसको दे नहीं रहे थे। तो और यहाँ पे बीबी उनकी बीमार पड़ी थी। अगर दवा की इंजेक्शन, वही एक इंजेक्शन ही बचा सकते हो। अगर ये इंजेक्शन की चोरी करता तो पुलिस उससे पकड़ के लेके चली जाती, चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती। तो करे तो क्या करे, आखिर में ये सोच में पड़ा हुआ था, तो यानी दुविधा में भी ये फंसा हुआ था। अगले देखेंगे अब कोहलबर्ग, इसी में पहले देख लेंगे कि ये जो था ना बात है, ये सिर्फ बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था और कोहलबर्ग जो थे सिर्फ बच्चों पे ध्यान दे रहे थे। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आलोचना कौन की थी। तो इनकी सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दिया है। देखिए अभी तो 33% बिहार में महिलाओं को ये आरक्षण हो गया है, तो इसमें ये कंप्लेन था इन लोगों का, कैरोल गिलगन जो की थी कि ये बताई थी कि नहीं, ये केवल पुरुषों पे ज़्यादा ध्यान, कोहलबर्ग जो है सिर्फ पुरुषों पे ध्यान दिए हैं और इसमें महिलाओं को कम प्राथमिकता दिए हैं। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों के नेतृत्व का न्याय है, जबकि स्त्रियों के नेतृत्व का आधार देखभाल केयर है। और इन्होंने ये तर्क दिया था कैसे, इस स्त्री ने कैरोल गिलगन ने तर्क दिया था कि नहीं, नैतिकता का आधार न्याय, जस्टिस वो पुरुष के लिए है और देखभाल करना, केयर करना, लड़कियों का केयर करना या उसका केयर करना, ये क्या है, ये नैतिकता का आधार है, स्त्री का आधार है। ठीक है। मेल फीमेल मोरल रीजनिंग कल्चर डिफाइन इम्पोर्टेंस नहीं दी। और इन्होंने क्या किया था कि मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग पे, उसका कल्चरल कैसा है, मोरल रीजनिंग कैसा है, उस पर वो डिपेंड नहीं थे, उसके सिद्धांत को ये नहीं माने और उसका देखभाल में दिया, ना ही इम्पोर्टेंस दिए ये। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें था। अगला देखेंगे नैतिक दुविधा।
अब इसमें हिंज में जो था नैतिक दुविधा थी, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जैसे था कि हम करें तो क्या करें, अगर चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ लेगी और चोरी नहीं करते हैं तो बेबी मर जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे अगर हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीबी मर जाएगी। तो इसको हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। इसमें सही निर्णय नहीं ले पाता है सही और गलत के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा इसमें जो है वो है नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग। देखिए, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। मतलब अगर बच्चा तैयार हो गया और बच्चा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया अपने आप से, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंद ने चोरी को चुना और सही या गलत में से किसी एक को वो चुन लिया, तो वो समझ जाएंगे कि वो नैतिक तर्कड़ा है। जैसे हिंज ने किया, अपनी बीबी की जान बचाने के लिए उसने क्या कि चोरी कर लिया। अगर देखेंगे कि कोहलबर्ग ने जो लेवल बताए हैं, उन्होंने 3 लेवल बताए हैं। कोहलबर्ग ने जो लेवल बताए हैं उन्होंने 3 लेवल बताए हैं। पहला लेवल जो था वो था कि पहला लेवल जो था प्राकृतिक रूढ़िगत नैतिक अस्तित्व, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये जो था पहला था। कोहलबर्ग के अनुसार 3 लेवल बताए गए थे। इसमें बताया गया था कि ये 4 से 10 वर्ष तक होता था। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इससे अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें जो होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इन्होंने बताया था कि 4 से 10 वर्ष तक तो होता ही है, लेकिन इसमें नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं रहती है, शून्य होती है। और इसमें बच्चों को सही गलत के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों को मानकों के अनुसार होती है, और इसमें नैतिक तर्क जो भी होगा वो दूसरों के अकॉर्डिंग होगा। पापा के अकॉर्डिंग हो, दोस्त के अकॉर्डिंग हो, दूसरे के अकॉर्डिंग मतलब होगा। अब देखिए, इसमें 2 कंडीशन आ जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन क्या क्या आते हैं। एक आते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। आप लोग अंग्रेजी पे ध्यान देंगे। जैसे पनिशमेंट हो गया, ओबीडियंस हो गया। यहाँ पे देखिए दंड एवं आज्ञा। जैसे हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, एक दिन स्कूल ना गए तो बच्चों को ये चीज़ का डर रहता है कि नहीं स्कूल ना जाएंगे तो माँ क्या करेगी, मारेगी हमें, ठीक। और कहीं कहीं पर रिलेशन में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, नमस्कार से भी नहीं करते हैं, तो उनके गार्जियन जो होते हैं, माता पिता पेरेंट्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि नमस्कार करो। तो यानी उसके अंदर डर को बनाया जाता है। तो उसे दंड का डर है कि नहीं दंड मिलेगा, अगर हम प्रणाम ना करेंगे तो वो करेगा। पहला स्टेज इनका ये था। दूसरा सृजनात्मक, सापेक्ष तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था में क्या होते हैं, रिलेटिव इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इस अवस्था में इसमें जैसे को तैसे की अवस्था आ जाती है। मतलब तुमने एक गुस्सा मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा, तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारा कलम छोड़ूंगा ही नहीं, बैग छोड़ूंगा ही नहीं, उसको तोड़ दूंगा। तो इसमें ना जैसे को तैसे की अवस्था आ जाती है। अब दूसरा जो इनका लेवल जो है वो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वेंशनल लेवल। 10 से 13 वर्ष का ये होता है, वो 4 से 10 वर्ष का था। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों का मानकों को अपने अंदर समावेशित करता था, उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इसमें बच्चा क्या होता है, कन्वेंशनल लेवल में दूसरे जो कन्वेंस करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सही गलत का निर्णय करता है, अपने अंदर उसी को समाहित वो कर लेता है, और गलत निर्णय सही का निर्णय उसी से वो करता है। अगला देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। तीन उनके लेवल हैं और स्टेजेज जो हैं वो 2-2 हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो होता है ना, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ये चाहता है कि मैंने ये कर दूँ वो कर दूँ, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला ये जो प्रवृत्ति होती है इसमें आ जाती है। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमान अर्जित करना, गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। मतलब नियम बनाना, नियम को कैसे बनाना है, और एक दूसरे से भला बनने के लिए, गुड गर्ल्स बनने के लिए कि हम दिखाएंगे सबसे आगे जाएंगे, वो क्या करता है, इस पे काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ ऑफ एंड ऑर्डर। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। इसमें क्या करेगा बच्चा, रूल से, जैसे ट्रैफिक रूल है, नहीं जाना है, रेड बड़ा है तो नहीं जाएगा, यानी रूल को वो फॉलो करेगा, और कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को वो बनाए रखने की भावना को क्या करता है, विकसित करने लगता है इसमें। अगला तीसरा इसका जो लेवल है वो है उत्तर रूढ़िगत निर्णय, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 से ऊपर होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिया जाता है, न कि समाज के लिए क्या सही है क्या गलत। इसमें बच्चा जो होता है ना काफ़ी एक्टिव हो जाता है, और इसमें
वो खुद से ही क्या करता है, अपना डिसीजन लेता है, दूसरे से नहीं, मतलब उसको समाज से या फिर समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है उससे कुछ भी चीज़ है से फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो बोल रहा है वही का वही सही है, इसका डिसीजन यही होता है। अगला इसी में देखेंगे सामाजिक उन्मुखता है। इस देखिए इसके भी 2 लेवल हैं, सबके 2-2 लेवल हैं। इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता आता है। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले हैं, अगर किसी नियम को किसी नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर लेट राइट तोड़ कर उसके पापा की जान बच सकती तो उसे तोड़ दे। मतलब देखिए इसमें तो ये इसको पता रहता है कि सारे वैज्ञानिक जो हैं वो नियम देंगे, वो भला के लिए लगा है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि हम जा रहे हैं कहीं पे और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो रूल को हम तोड़ेंगे भी, तो रूल को हम तोड़ सकते हैं तो बच सकती है, तो उसके पापा जान बच सकती है, इस यही सोच के क्या किए, वो जाके दरवाजे को तोड़ दी। ठीक। अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल अर्थक्वेक प्रिंसिपल और बेसन। देखिए इसमें किसी दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किसी दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे ये भगत सिंह थे, इन्होंने अपने जाल पर भी खेल दिए कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है, हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, भले जान ही क्यों नहीं चले जाए, तो इसको सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहेंगे। कल वर्ग समाप्त हुए। अब है वाइगोत्स्की आपके, और वाइगोत्स्की के बाद से ब्लूम होंगे, और ब्लूम के बाद से अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम के बाद से इसको आज रहने देंगे, फिर नेक्स्ट डेज में इसको किया जाएगा। तो आइए जानते हैं। अब देखिए आइए अगला देखते हैं, वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। रूसी वैज्ञानिक थे ये रूस के थे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी। और देखिए यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति कल्चर से इंटरक्रिएशन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतरक्रिया के बाद विकास होता है। इन्होंने बताया था कि नहीं बच्चे जो होते हैं ना वो समाज से इंटरक्रिएट करते हैं, उसके कल्चर जो होते हैं उससे इंटरक्रिएट करते हैं और अंतरक्रिया करते हैं, और तब उसे क्या करते हैं, सीखते हैं, और यानी सामाजिक अंतरक्रिया के बाद विकास होता है, इनका मानना ये था। तो जहाँ ऑप्शन में सामाजिक आपको दिखाई दिया, समाज दिखाई दिया, वाइगोत्स्की को टिक मार देंगे, वो सही हो जाएंगे। अब वाइगोत्स्की के जो कारक थे वो 2 मुख्य कारक थे, वो कौन कौन कारक थे ये जान लीजिए। एक पहला था JPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समिष्ट निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास डेवलपमेंट का स्तर संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज़ हो गया, यहाँ पे एक चीज़ होगा, बीच में जो चीज़ पाई जाती है, जो स्टेज पाई जाती है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, पोटेंशियल डेवलपमेंट कहेंगे या जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। आप फिगर के माध्यम से देख लीजिएगा। अगर इसमें देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है पाड़ ढांचा, जिसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कॉलिंग या ढांचा कहते हैं। मतलब जैसे मैं टीचर हूँ, आपको टेम्पररी हेल्प दे रहा हूँ कि PDF बना दिया, आपका वीडियो बना के आपके पास अवेलेबल मैं करा दे रहा हूँ, आप देख रहा है, तो टेम्पररी हेल्प मैंने दिया, उसी को हम लोग पाठ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम भी आ जाएंगे, देखेंगे MQ मोर नॉलेज अदर टीचर पेरेंट्स फ्रेंड्स इत्यादि से हमें जो भी नॉलेज मिलता है उसको हम लोग स्कॉलिंग कहते हैं, पाठ कहते हैं, ढांचा कहते हैं। भाषा पे इनके क्या क्या विचार थे ये जानते हैं। तो भाषा पे इनके विचार थे कि इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने बताया था कि चिंता यानी सोचने की शक्ति और भाषा दोनों तो शुरुआत में क्या होते हैं, एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, यानी बुद्धि भी बाद में जाकर मिल जाती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। इन्होंने पहले ये बताया था कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, लेकिन जिन पे पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, एक दूसरे की अपोजिट है। भाषा संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट एवं सुगम कर बनाती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। और इसमें तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा जो होता है ना, संज्ञानात्मक विकास को वो सुगम बनाती है और भाषा को गाइड भी करती है, ये चीज़ करती है वाइगोत्स्की के अनुसार। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला इसमें जो होता है वो होता है निजी भाषण, आंतरिक भाषा। उसमें क्या था, उसमें अहम केंद्रित था, और इसमें जो होगा वाइगोत्स्की साहब में उसको हम लोग आंतरिक भाषा को प्राइवेट स्पेस बोलेंगे, निजी भाषा। जैसे कोई व्यक्ति है, यही है, ये क्या करे, अपने आप से बात करे, कौन पहनूँ, ये पहनूँ कि वो पहनूँ, इस चीज़ पे ये डिपेंड कर रही है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल्स, मैप्स, लैंग्वेज, कैलकुलेटर वगैरह के महत्व पर जोर देती है। वाइगोत्स्की जो बताया थे ये उन्होंने कैलकुलेटर टूल्स पे, मैप पे, बुक पे, मीडिया पे, ये सब काफ़ी ज़्यादा क्या किए थे, बल दिए थे, जोड़ दिए थे। अगला 40 देखेंगे, ये ख़त्म हो चुके प्याजे। 40 देखेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी लर्निंग का ये सिद्धांत दिए थे। और ये नहीं पूछता है कि कहाँ के थे। बेंजामिन ब्लूम के अमेरिकी निवासी थे, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण किया था। देखेंगे इनके अकॉर्डिंग जो पक्ष होते हैं वो मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। 3 चीज़ें होती हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। यानी एक बच्चा है, इसको हम कोई काम देंगे तो क्या करेगा, ज्ञानात्मक करेगा, और फिर वो भाव में कहेंगे दिखाने भाव करेगा, फिर बाद में जाके क्या करेगा, वो क्रियात्मक पक्ष करेगा, साइकोमोटर करेगा। अगला इसका अब बारी बारी से जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या होता है, इसको जानेंगे। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1916 ईस्वी में किया था। कब, 1916 ईस्वी में। और यह मेंटल एबिलिटी से संबंधित होते हैं, ये जिनके दिमाग खराब होते हैं उनसे ये रिलेटेड होते हैं। इसके उद्देश्य से सरल, कठिन और शिक्षा का निम्न स्तर लोअर लेवल से हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया। मतलब कोई व्यक्ति लोअर में है, पूरा लोअर है, तो वो उसको कैसे बांटेंगे, तो उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जो होता है वो ज्ञान, जैसे आप मेरे से ज्ञान ले रहे हैं, आप ज्ञान लेंगे तो सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, भेजे कि ना भेजें, फिर उसको संश्लेषित करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। ये प्रोसेस होता है। अगला हम इसी में देखेंगे, इसका दूसरा स्टेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हायर ऑर्डर में क्या होता है, इसमें एवोल्यूशन आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है, एनालिसिस आ जाता है, 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी लोअर में आप जो देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज और इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं इसमें लोअर में, किसके अकॉर्डिंग, ब्लूम के अकॉर्डिंग। अगला जो देखेंगे इसका भावात्मक पक्ष, दूसरा वाला जो है इनका भावात्मक पक्ष। ये भावात्मक पक्ष देखिए अफेक्टिव डोमेन इस तरीके से शामिल होता है जिसमें हम भावनात्मक रूप से जानते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, ये जितनी भी चीज़ होते हैं ये भावनात्मक रूप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब अगले तीसरा देखेंगे साइकोमोटर डोमेन, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। शारीरिक हलचल जैसे ये अंग हो गया, हैंड हो गया, इसमें बेचैनी पकड़ा रहता है बच्चों को, तो ये क्या हो गया, ये क्रियात्मक पक्ष हो गया। अगला देखेंगे अधिगम, अगला देखेंगे पॉइंट अधिगम। अधिगम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के दिए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अधिगम है क्या। तो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति यानी सिचुएशन में सीखता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है, यह सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है, अधिगम है। मतलब वो प्रकृति से क्या करता है, परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके वहाँ से कुछ सीखना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं सीखना, लर्निंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए लर्निंग प्रोसेस से कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग जानते हैं। लर्निंग प्रोसेस है अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, याद रखेंगे। ये आता है कि अधिगम क्या है, जटिल लूप है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो ये जन्म से यानी ओम टू बोम यानी गर्भ से लेके कब्र तक ये क्या होता है, चलता है ये प्रोसेस अधिगम। अधिगम रूप ये से एक सामाजिक प्रोसेस है। अधिगम जो होता है मुख्य रूप से एक सामाजिक यानी सोशल प्रोसेस होता है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसमें सीखना जो होता है वो क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल यानी है, मेंटल प्रोसेस है। जटिल प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो लर्निंग एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें अधिगम जो होता है एक रेखीय
तरीके से नहीं होता है। जैसे ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अधिगम होगा, एक रेखीय इस तरह से नहीं होगा। तो अगला इसमें देखते हैं, अधिगम से ही रिलेटेड पॉइंट है कि अधिगम एक रेखीय हो गया है। बता दिए अधिगम प्रक्रिया में एरर, मिस्टेक, माइग्रेशन होना परसेंटिंग रिलेवेंट है। इसको मतलब हटाएंगे नहीं, एरर हो सकता है, उसको समझाएं कि ये चीज़ एरर है, उसको दूर करो। और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जिसमें लर्नर्स अधिगमकर्ता के चिंतन प्रक्रिया प्रोसेस को समझा जा सकता है। तो ये ऐसा एज होता है जिसमें किसी को डिप्यूट किया जाता है और वो चिंतन प्रक्रिया करके प्रोसेस को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। बच्चों द्वारा होने वाले इरर्स और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता आती है या नहीं। आगे देखते हैं, आती है या नहीं। अगर आती है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है। यानी हमको बच्चों का जो डिमेरिट है, इरर जो है, उसको पूरा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉल। ठीक है। अब अगला देखिए, टीचर के जब स्टूडेंट के लिए कोई रूल हो रहा है तो टीचर के लिए भी तो कोई ना कोई रूल होगा। तो टीचर से रिलेटेड क्या क्या होता है, वो है विषय विज्ञान का सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जो पढ़ा रहा है। मान लीजिए कि हम आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, मुझे नॉलेज ही रही, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो क्या आपको समझ में आएगा? दुनिया की कोई भी व्यक्ति उसको बता नहीं पाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान, इंडिविजुअल डिफरेंस का भी उसमें ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सा बच्चा एक्टिव नहीं है, सभी पे। चाइल्ड सेंटर पर फोकस, सबसे ज़्यादा बच्चे पे ही, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे पे ही क्या होगा, डिपेंड होगा। देखिए सीडीपी आप जब भी सॉल्व करें तो उसको बच्चे पे आधारित समझ के ले लें। देखिए एक्टिव एंड इंटरेस्टेड, इसमें एक्टिव रहते हैं बच्चे और इंटरेस्टेड रहते हैं, इसमें टीचर का भी एक्टिव रहना पड़ता है। गुड टीचिंग मेथड, एक टीचर को ये सोचना चाहिए कि क्या से क्या विधि लाए जिससे बच्चे को और ग्रोथ मिले और टीचिंग मेथड अच्छा हो। अगला जो होता है शिक्षण शास्त्री उपागम, ये बिल्कुल ये शिक्षण शास्त्री उपागम को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये टीचर से रिलेटेड था, यहाँ से पॉइंट काफ़ी आते हैं। अगला देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, वो है कि स्कूल का इन्वायरमेंट जो है वो चीज़, क्लास का इन्वायरमेंट, सहयोग, कोलैबोरेशन, सकारात्मक कोऑपरेशन होना चाहिए। इसमें एक टीचर के लिए क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लास का जो होना चाहिए वो स्कूल का इन्वायरमेंट, क्लास का इन्वायरमेंट और सहयोग कोलैबोरेशन वाला होना चाहिए, कोऑपरेशन वाला होना चाहिए। और फैमिली का इन्वायरमेंट भी इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये चीज़ है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसके, अधिगम के लिए, और इसको याद रखेंगे। अब देखिए आइए आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वाइगोत्स्की हो गया, भाषा हो गया, ब्लूमटेक्स, इनके पढ़ लिए हम लोग, अधिगम भी पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, बस 10 मिनट का और क्लास होगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे, ये जो जरूरी है। स्कूल में अधिगम परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल एवं ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। स्कूल में क्या करना चाहिए, अधिगम से सहभागिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें मिले, इस पर अधिक बल देना चाहिए। दूसरा है कि सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को समस्या समाधान वाले जितने भी चीज़ हैं उस पर विविध तरीके से विचार करने के लिए मिलना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए। और अधिगम सार्थक प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्ट अगर होगा तो ये क्या होगा, सार्थक होगा और प्रतिभाशाली होगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता होती है, ना कि केवल टीचर पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं और बच्चे इंटरेस्टेड ही ना है, तो वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं कहलाते हैं। अगला इसी में देखेंगे अधिगम के बारे में कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल में विश्लेषण, समालोचनात्मक तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। अभी वही चीज़ है, प्रारंभिक कक्षा में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए करने का सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टि की ओर बेहतर होता है। ये देखिए अधिगम के अकॉर्डिंग ही है लर्निंग बाय डूइंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। बच्चा खुद से कोई भी चीज़ करेगा और लर्निंग करेगा, सीखेगा, फिर डूइंग करेगा, तो वो उसके दिमाग में फिर बैठेगा। अधिगम के लिए विद्यालय सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने बताया कि अधिगम जो है ना विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण ये निभाता है। अब देखिएगा अधिगम स्थानांतरण ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे के सीखने कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतर करते हैं। सीधा सिंपल है,
जैसे हमने आपको कुछ सीखा, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्लास देने के लिए, CDP PDF बनाने के लिए, PPT बनाने के लिए, सारे चीज़ हम आपको जानते हैं, ठीक। तो मैं सीखा हूँ, कौशल हूँ, और वो दूसरे के काम में आ रहा है, यानी आपके काम में आ रहा है। ये मेरे काम तो कुछ आएगा नहीं, आपके काम आ रहा है, आपके काम को प्रभावित कर रहा है, आप सीख रहे हैं उस चीज़ को। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम लोग स्थानांतर कहेंगे। अब स्थानांतर के प्रकार होते हैं, प्रकार को हम देख लेंगे। स्थानांतर के प्रकार ये होते हैं धनात्मक स्थानांतर, ऋणात्मक स्थानांतर, शून्य स्थानांतर। धनात्मक में देखिए मतलब कोई चीज़ पहले से ही आप जान रहे हैं, उसमें एक चीज़ और आ गया तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर धनात्मक स्थानांतर हो गया। ऋणात्मक देखिए मतलब कुछ चीज़ें हम जान रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं चला तो इसको नेगेटिव कहेंगे। शून्य ट्रांसफर फॉर लर्नर, शून्य स्थानांतर में आपको कुछ भी नहीं सीख पाए, मैंने पढ़ाया, आपने सुना, ये खत्म हो गया, कुछ भी नहीं सीख पाए तो इसको शून्य स्थानांतरण कहेंगे। यानी कुछ भी नहीं हुआ, आउटपुट कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, जो मैं बताया वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो समझ में अगर आ गया तो वो धनात्मक हो गया, अगर समझ में नहीं आया तो नेगेटिव आ गया, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो वो शून्य आ गया। अगला देखते हैं लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग डिसबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। अक्षमता आ गया यानी अधिगम में कोई भी कमी है, कोई भी दिक्कत आ गया क्षमता में, उसको हम लोग अधिगम, कमी आ गया, कमी हो गया, उसको हम लोग अक्षमता कहते हैं। तो इसको पहले कहते किसको, ये समझ, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख ही नहीं रहे हैं, उसमें कमी आ गई या योग्यता नहीं है तो उसको हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं। और ये क्या क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला ना, मैंने वही पॉइंट लिया है जो आपके सीटेट में आते हैं, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, ठीक। यदि आपने अगर सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो आप देखे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं। अगर नए स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। और इसको शुरुआत से ही देखेंगे। चलिए अगला बताते हैं इसमें कि अब क्या क्या हो सकता है। तो पहला होता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से रिलेटेड होता है, संबंधित कठिनाई होता है। जैसे बच्चा पढ़ते गया, उस चीज़ को वो पढ़ नहीं पाएगा तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। ये लिखने से, राइटिंग से होता है, संबंधित कठिनाई होता है, यानी ये लिख ही नहीं पाता। स्केल पेंसिल तो मिलेगा लेकिन ये क्या करेगा, ये किसी चीज़ पे वो लिख नहीं पाएगा। तो ये लिखने से हो गया डिस्ग्राफिया, और डिसलेक्सिया हो गया पढ़ने से। अगला इसमें देखते हैं, अगला जो होता है वो होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आप समझेंगे गणितीय गणना से संबंधित समस्या। कैलकुलिया आ गया यानी कैलकुलेशन मतलब गणना करना होता है, यानी गणित से ये कर नहीं पाते हैं, इसमें इससे प्रॉब्लम आने लगता है। अगला देखेंगे डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया देखेंगे, डिसमोर्फिया में देखेंगे शारीरिक भ्रम वाले स्थिति। मोर्फिया मतलब भ्रम, मोर्फिया का मतलब क्या हुआ, भ्रम, भ्रम वाला स्थिति। जैसे यहाँ पे मोर है और यहाँ पे मुर्गा देख लिया, तो मोर और मुर्गा में वो डिफरेंस उसको नहीं पता है कि मोर क्या है, मुर्गा क्या है, तो इसको डिसमोर्फिया कहेंगे, शारीरिक भ्रम हो जाता है, ठीक है। देख के अगला जो है वो है डिस्फेसिया, भाषा से संबंधित। जैसे बच्चा फ़ोन कर रहा है और फ़ोन करते करते भाषा को भूल गया, कॉल कर रहा है भाषा को भूल गया, तो ये डिस्फेसिया होता है। अगला इसमें हम जो देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा जो है इसमें एक और होता है अधिगम ही, इसी से है शारीरिक कौशल से, मोटर स्किल से। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो मोटर स्किल से होता है, संबंधित विकार होता है। जैसे ये बॉल को मार नहीं पाएगा, ये खेल नहीं पाएगी, तो शारीरिक विकार से, मोटर स्किल से होता है, उसको हम लोग डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। इसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। एक और है 7वां जो होता है ना आपका 7 नंबर जो होता है, 7 नंबर वो आपको होता है डिस्थेमिया। ये तनाव से, स्ट्रेस से, जो अभी आप लोग होंगे क्लास कब ख़त्म होगा, तनाव में आप होंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम है, कैसे पास होगा, एकदम इस स्टेज में आप लोग होंगे कि कब सर क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक। लेकिन देखिए इसको हम लोग डिस्थेमिया बोलते हैं। ये तनाव से, स्ट्रेस से क्या होता है, रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, डिस्थेमिया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है ADHD, अटेंशन डिफिकेट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD जो बच्चा होते हैं इसके लिए कुछ रूल आए थे, एक संगठन है। देखिए ये क्या था,
इसके बाद से RPW एक्ट 2016 आया था, ये राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मतलब जो दृश्य बाधित हैं बच्चे हैं, जो एक विकलांग के श्रेणी में आते हैं, डिसेबिलिटी है, उनके लिए एक्ट बना था RPW एक्ट 2016 में। तो देखिए ये क्या क्या बताया गया था इसके द्वारा, जो बताया गया था जो एक्ट बना था, इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ थी कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, मतलब समानता रहेगा जीवन में, कोई भी क्षेत्र में जाए, और भेदभाव नहीं होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना, पहले हुआ था बहुत पहले, अभी तो सर्वे नहीं होता है। तो स्कूल जाने वाले जितने भी बच्चे होते हैं उसको 5 साल में सर्वे करना। बुक टेलम आदि उपलब्ध कराना इस विधि के द्वारा बताया गया था, जो काफ़ी सही पॉइंट है। ये 6 पॉइंट याद रखेंगे, एडजेक्टिव उठा के पूछ सकता है। अगला, एग्जाम पेपर को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना, और ये जो बनाया गया था एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्जाम पेपर पूरा करने के लिए। लिपिक सब्सक्राइब की सुविधा, यानी लिपिक जो था स्क्राइब की भी सुविधा इसमें थी। तो ये विधि जो थी ना, ये राइट RPWD एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये सारी पॉइंटें थी। अब इसी में देखेंगे, इसमें आगे जो आता है कुछ चीज़ें आती हैं इसमें, दिव्यांगता में ही स्वलीनता, आत्मकेंद्रितता, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यानी बच्चा जो है किसी भी चीज़ को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो जो बिहेव होगा उसको हम लोग ऑटिज्म कहेंगे। और यह दिव्यांगता संचार सोशल कम्युनिटी में चुनौती का कारण बनती है। ये क्या स्वलीनता जो होती है वो कारण बनती है। अगला इसमें देखेंगे गामक गतिमान अक्षमता, एक और ये अक्षमता होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो शारीरिक से ही होती है। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता इत्यादि। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे, कोई चल नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, टहल नहीं पाते हैं, किसी भी वस्तु को वो पकड़ नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, उसको शारीरिक अक्षमता कहते हैं। मसल्स सही तरीके से नहीं चलता है, वर्क नहीं करता है, पकड़ नहीं पाता है, तो उसको हम लोग गतिमान अक्षमता कहेंगे या गमक अक्षमता कहेंगे। ये एक पॉइंट आपका था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही रहने देंगे। बस एक क्लास और आपका अपलोड होगा सीटेट का। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा है, क्लास आपको पसंद पड़ा है, क्लास कैसा रहा, मैंने तो आपके लिए सोचा कि बेटर दे पाऊँ, शायद मैं वैसा बनाया था, और इससे आएगा ही आएगा, पेपर अटैच होगा ही अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। ताकि पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसके वीडियो को शेयर करें। बाकी ये चीज़ आपके पास में रखा हुआ है, आप ये कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके इसका लास्ट पार्ट जो होगा, तीसरा पार्ट होगा, CDP का ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।